नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। हम बात कर रहे थे प्रस्तावना की। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रस्तावना के हमने पिछली जो क्लास थी अपनी उसमें हमने बात की कि प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, भाषा कहाँ से ली, क्या शब्द हैं, क्या स्रोत हैं, क्या आधार है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। किसने क्या कहा प्रस्तावना को। प्रस्तावना होती क्या है, यानी संविधान का वह पहला आलेख जहाँ से हमारे को संविधान निर्माताओं के विचार मिलते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, वो प्रस्तावना है। फिर हमने प्रस्तावना की बात की, प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोगों की भी बात की। भारत शब्द 2 बार आया है। फिर हम भारत को कैसा बनाएंगे उसकी हम बात कर रहे थे, और उसमें हम पढ़ चुके थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पढ़ चुके थे, समाजवादी हम पढ़ चुके थे, पंथ निरपेक्ष हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम बात करते हैं आगे क्या है हमारी प्रस्तावना। तो अगला जो हमारा आता है वो आता है लोकतांत्रिक। कि हमारा जो भारत है ये भारत लोकतांत्रिक हो। अब मैं बात करूं लोकतंत्र की। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी 2 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक तो बना है डेमोस और एक बना है कार्टिया। ये 2 शब्दों से बना है डेमो और कार्टिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता, पीपुल, और कार्टिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। डेमोक्रेसी यानी नाम सुनते एक परिभाषा याद आई होगी आपको अब्राहम लिंकन की, कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन ही लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और कार्टिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और कार्टिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन। ये होता है लोकतंत्र। अब भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता के लिए आपने देखा हो हमारा लोकतांत्रिक है कि नहीं है। जैसे मैंने मोदी सरकार चुना किसने? जनता ने चुना। किसके लिए चुना? अपने लिए चुना। तो जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये परिभाषा दी थी लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं जहां पे जनता सीधे तौर पे जनता का हो, जनता का शासन हो, जनता निर्णय ले। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह होता है जहां पे जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि, कौन? जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं और यहां पे जनता खुद निर्णय लेती है। देखो, सरकार और जनता के बीच में कुछ जुड़ाव होता है, क्रेसियां होती हैं। जैसे आपने सुना हो डेमोक्रेसी होती है, प्लेटोक्रेसी होती है, अरिस्टोक्रेसी होती है। तो ये बेसिक क्रेसियां निकल के आई। उनमें डेमोक्रेसी जहां पे होता है कि जनता खुद चुनती है। अब कई देश ऐसे होते हैं जहां पे जनता स्वयं भाग लेती है लोकतंत्र, जहां जनता निर्णय लेती है, जनता रिकॉल जैसा सिस्टम होता है, वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे मैं बात करूं स्विट्जरलैंड, ये जो उदाहरण के तौर पर है स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे उदाहरण के तौर पे है जैसे भारत। क्योंकि भारत में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हम जनता सरकार बनाते हैं, जनता चुन के भेजती है लेकिन निर्णय नहीं लेती। अब देश में क्या होगा,
कैसे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी, क्या नियम बनेंगे, क्या कानून बनेंगे, ये सभी निर्णय हमारी सरकार लेती है। मैंने बताया राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। ये CGL में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये राज्य के कितने तत्व होते हैं। अब यहाँ पे जो जनता निर्णय लेती है वो होता है डायरेक्ट, और जहाँ पे जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं वो होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कैसा लोकतांत्रिक है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक। ये आपका लोकतांत्रिक के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी में वो जरूर परिभाषा याद रखना अब्राहम लिंकन की, कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुना हुआ शासन। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अगला शब्द की हम बात करते हैं। लास्ट जो हम भारत को कैसा बनाएंगे उस शब्द की हम बात करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रस्तावना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगला जो शब्द आता है वो आता है गणराज्य। कौन सा शब्द आता है? गणराज्य। अब गणराज्य की मैं बात करूं, रिपब्लिक की मैं बात करूं, गणराज्य का अर्थ होता है कि देश का प्रमुख निर्वाचित होना चाहिए। हेड ऑफ द नेशन अगर निर्वाचित है तो वो देश कैसा है? गणराज्य, गणतंत्र है। भारत गणराज्य देश है। यहाँ पे हमारा हेड ऑफ नेशन राष्ट्रपति होता है, वो जनता द्वारा चुनाव होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। देखो 2 तंत्र होते हैं, एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। अगर पद आनुवांशिक है, हेड ऑफ नेशन का पद अगर आनुवांशिक है वो होता है राजतंत्र। अगर हेड ऑफ नेशन निर्वाचित है वो होता है गणतंत्र। जैसे हमारे संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन लोकतांत्रिक है लेकिन गणराज्य नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो हेड ऑफ नेशन होता है वो होती है वहां की महारानी। अब महारानी है, फिर बाद में उसी के बेटे के कोई महारानी बन के आएगी, वो महारानी बन जाती है। ऐसे उनका पद वंशानुगत चलता है, वहाँ पे निर्वाचित नहीं होती। लेकिन भारत का जो प्रमुख होता है, हेड ऑफ जो नेशन होता है, वो निर्वाचित होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर देश का प्रमुख निर्वाचित है तो वो देश कैसा है? गणराज्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन लोकतांत्रिक है तो क्या गणराज्य भी है क्या? बिल्कुल नहीं है, गणराज्य है। क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का हेड होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, नेशनल का प्रमुख होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का हेड निर्वाचित है लेकिन देश का प्रमुख निर्वाचित नहीं है, इसलिए वो लोकतांत्रिक है, गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें, देखो हमने बात कर ली 4 शब्दों की, SSSR की हमने बात कर ली कि ऐसा हम भारत बनाएंगे, और ऐसा भारत बनाएंगे तो क्या मिलेगा उसकी हम बात करेंगे आगे कि क्या मिलेगा। वो आपको मैंने सारणी पहले बता भी दी थी। तो अगला जो हमारा शब्द है, अगले हम शब्द की बात करें, अगला है हमारा न्याय। अगला शब्द कौन सा है? न्याय, जस्टिस। अब इसको समझेंगे न्याय, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, किसको? हमारे को, इसके समस्त नागरिकों को क्या क्या दे रहा है? न्याय दे रहे हैं। और न्याय भी कितने प्रकार की दे रहा है? यहाँ पे 3 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, कि हम नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय देंगे। और ये कि यही बात आपके अनुच्छेद 38 में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है। जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे। आपको 3 प्रकार की न्याय की बात की है। सबसे पहले मैं न्याय की बात करूँ सामाजिक, दूसरी है आर्थिक,
तीसरी है राजनीतिक। अब कैसे याद करोगे? अरे न्याय से क्या मिलता है हमारे को? न्याय से हमारे को मिलता है सहारा। अरे गरीब आदमी को न्याय मिल जाए, कोई गरीब आदमी है बिन न्याय मिल जाए तो बिन के मिले? सहारा ही तो मिलता है ना। तो न्याय से क्या मिलता है हमारे को? सहारा। अब आ की जगह आ कर लेना सहारा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्रम भी यही रहेगा। कई बार क्रम भी पूछता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन दिया भी था, शब्द दे रखे, तेरे पूछा था प्रस्तावना में इनका क्रम किस अनुसार है, तो इसलिए पूरा याद रखना, क्रम के अनुसार याद रखना। ऐसे ट्रिपल SDR भी उनका क्रम से याद रखना। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हमारे को 3 प्रकार की न्याय की बात की। सामाजिक न्याय की मैं बात करूं, यहाँ पे जस्टिस का मतलब वो जस्टिस नहीं होता लॉ वाला। यहाँ पे कहा गया है कि किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर एक स्टूडेंट के भी इतने नंबर आ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट के भी इतने नंबर आ रहे हैं, तो दोनों को बराबर हक है। सामाजिक न्याय है दोनों को, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही मिलना चाहिए। बस जितना हमारा कंटेंट आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अगर तो आप उतना प्यार दे दो हमारे को। तो इसलिए ये भी यही बात कहता है कि जितना कोई आदमी जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको किस प्रकार है? सामाजिक रूप से न्याय है। मैं आर्थिक न्याय की बात करूं, आर्थिक रूप से भी सभी को बराबर का न्याय है। ऐसा नहीं है पैसे वाला पैसा बनता जा रहा है। तभी तो मैंने भी बताया था सामाजिक कि आर्थिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए आर्थिक रूप से भी सभी को बराबर न्याय दिया गया है। राजनीतिक न्याय की मैं बात करूं तो राजनीतिक रूप से भी सबको बराबर का हक है, न्याय है। ये नहीं कि आप गरीब आदमी हैं तो आपके वोट की कीमत कम होगी और कोई पैसे वाला है उसके वोट की कीमत ज़्यादा होगी। अरे मुकेश अंबानी के वोट की भी वही कीमत है, अब चाहे शाहरुख खान के वोट की भी वही कीमत है, अक्षय कुमार के वोट की भी वही कीमत है, आपके वोट की भी वही कीमत है। आपको राजनीतिक रूप से न्याय मिला हुआ है। ये नहीं है कि उनके वोट की ज़्यादा है और आपके वोट की कम है। आप एक राजस्थान के छोटे से कस्बे से हों और वो मुंबई के बड़े इलाके से हों तो उनके वोट में अंतर होगा? बिल्कुल अंतर नहीं है, वोट एक ही माना जाएगा, बराबर है सबको। राजनीतिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय है। आप अगर योग्यता रखते हो तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, आप पे कोई दबाव नहीं होगा कि आप नहीं हो सकते। अगर आपके पास योग्यता है तो आपको राजनीतिक रूप से भी न्याय। यह नहीं है कि आपके क्षेत्र में कोई एक बार विधायक बनता जा रहा है, कि एक बार MLA वो सांसद बनते जा रहे हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा, सरपंच एक ही आदमी बन रहा है। नहीं, आपको राजनीतिक रूप से भी क्या मिला हुआ है? न्याय मिला है। तो न्याय कितने प्रकार की है दोस्तों? 3 प्रकार की है। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, ये आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे देखो, अगली बात करते हैं। न्याय मिल गया, न्याय कितने प्रकार का? 3। और क्या मिलेगा? तो न्याय के बाद में अगला जो शब्द आता है, अगले की हम बात करें, अगला आता है आपका बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता। क्या मिलेगी आपको? स्वतंत्रता मिलेगी। न्याय मिल गया तो अगली क्या मिलेगी आपको? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता यहाँ पे लिबर्टी शब्द का मिल गया है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? यहाँ पे 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको यहां 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, लिबर्टी। आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 6 प्रकार की हैं। अनुच्छेद 19 में वो फ्रीडम है, ये प्रस्तावना में लिबर्टी है। दोनों का हिंदी अर्थ एक होता है, स्वतंत्रता, लेकिन प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, संविधान में 6 प्रकार की है, वो भी अनुच्छेद 19 में है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब बात करेंगे अनुच्छेद 19 की, वहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और यहाँ कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। आपको विचार करने की स्वतंत्रता, आप अभिव्यक्त कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, धर्म उपासना की। अब याद कैसे करोगे इसको? पर्सनल एग्जाम में आया हुआ भी है कि स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। याद कैसे करोगे?
अरे पहले आप अपना थॉट विचार रखोगे, विचार रखोगे कि नहीं रखोगे? आप अपना विचार रखोगे, आप लोगों को बताओगे, अभिव्यक्त करोगे। अरे विचार तो बहुत आते हैं दिमाग में, लेकिन लोगों को बताना भी चाहिए। दिमाग में तो बहुत कुछ आता चलता रहता है अपने, लेकिन नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा? और तुम्हें दिमाग में तो तुम कोरोना की वैक्सीन भी बना सकते हो, लेकिन बताओगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा दुनिया को? तो पहले आप क्या रखोगे? विचार रखोगे, फिर विचार को क्या करोगे? अभिव्यक्त करोगे। आप अभिव्यक्त करोगे, उस पर लोग विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो वो धर्म बनेगा, धर्म बनेगा तो लोग उसकी क्या करेंगे? उपासना करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, गौतम बुद्ध, उदाहरण लेते हैं गौतम बुद्ध का। कैसे याद करोगे? अरे गौतम बुद्ध के मन में पहले क्या आया? विचार आया, घर छोड़ने का विचार आया, तभी तो घर छोड़ के वो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहले उनका विचार आया, फिर उन्होंने लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे आपको धर्म, ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो लोगों को उसने बताया, तो लोग उस पर क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। और विश्वास करने लगे तो वही क्या बन गया? आगे जाके बौद्ध धर्म बन गया। और बौद्ध धर्म बन गया तो लोग उनकी क्या करने लगे? पूजा करने लगे, उपासना करने लगे। तो गौतम बुद्ध के मन में पहले विचार आया, उन्होंने अभिव्यक्त किया, फिर उस पर विश्वास हुआ, विश्वास हुआ वो धर्म बन गया, धर्म बन गया तो लोग उसकी क्या करने लगे? उपासना करने लगे। तो ये 5 प्रकार की आपको क्या दे रखी हैं? स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की हैं, संविधान में 6 प्रकार की हैं, अनुच्छेद 19 में है। वो बात अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। अब अगला जो शब्द देखते हैं, अगला आपका जो शब्द आएगा वो आएगा समानता, इक्वेलिटी। अगला जो शब्द है दोस्तों वो है आपका समानता। और समानता आपको कितने प्रकार की दे रखी है? 2 प्रकार की दे रखी है। एक दे रखी है आपको प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरी दे रखी है आपको अवसर की समानता। दोस्तों अनुच्छेद 16 में ये बात भी होगी, अवसर की समानता, वहां पे भी बात करेंगे। यानी मौलिक अधिकारों की झलक देखो प्रस्तावना में आ रही है। आप सभी को प्रतिष्ठा, आपके स्टेटस की समानता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि आपको समानता 2 प्रकार की दे रखी है। एक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एक दे रखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। यानी आपकी प्रतिष्ठा के साथ कोई ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा, आपकी स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। आपको स्टेटस बरकरार रखने की समानता है। आपको सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिलेगा। प्रत्येक नागरिकों को हम बराबर का हक देंगे, बराबर की समानता देंगे। जैसे सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर का अवसर मिलेगा, ये बात अनुच्छेद 16 में भी कही गई है। आरक्षण का जो मसला है वो बात अनुच्छेद 16 में करेंगे हम, वहाँ पे हम बात करेंगे 15-16 में आरक्षण क्या है। तो आपको 2 प्रकार की समानताएं दे रखी हैं। आगे देखो क्या क्या शब्द दे रखे हैं। आगे दे रखा है, इसी में मैं बात करूं, व्यक्ति की गरिमा, मतलब गरिमा वो तो है ही है। आगे देखो व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी 2 शब्द और आ रहे हैं आपके, एकता। तो भारत अखंडता का तात्पर्य यही है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों के टुकड़े हो सकते हैं। जब हम बात करेंगे आगे अनुच्छेदों में, जब भाग फर्स्ट पढ़ेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा कि भारत कैसे है विनाशी राज्यों का। हम पहले अनुच्छेद से जो बात करेंगे वहाँ पे बात करेंगे। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत देश के टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ अखंडता से ये तात्पर्य है कि राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो असमान के बीच में जो जुड़ाव होता है वो होता है अखंडता, और समान के बीच में जो जुड़ाव होता है वो होता है एकता। आगे बंधुता, एक शब्द और है बंधुता। अब बंधुता यानी भाईचारे की भावना। बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना, कि इस भारत देश के सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए।
और ये बात आपके मौलिक कर्तव्यों में भी दे रखी है। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, आपकी कर्तव्य क्या है, वहाँ पे भी दे रखा है ये बात। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता को बढ़ाने वाली भावना का विकास करने की बात कही है हमारी इस प्रस्तावना में। तो हमने देखा हमारी प्रस्तावना में क्या, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को क्या क्या दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आगे देखते हैं क्या है। ये यहाँ तक नोट डाउन करें, आगे देखो। यहीं पे आपके दिया हुआ है कि ये अपनाया कब गया था। और एक बात और याद रखना, संविधान लागू होने के बाद में हमने प्रस्तावना को अपनाया। जब हमारा संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था उसके बाद में हमने प्रस्तावना को अपनाया है। तो प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब अपनाया गया, संविधान लागू होने के बाद। अब आगे यहाँ दे रखा है, आज एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 तारीख दे रखे है यहीं पे, 26 नवंबर 1949। और ये तारीख आपको मैंने पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। ये पिछला वीडियो था उसमें बता चुका हूँ कि इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्या था इस तारीख को, जो सारी बातें हम वहाँ कर चुके हैं। 26 नवंबर 1949 हिंदी माह में मैं बात करूँ तो इस दिन था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत 2006। 26 नवंबर 1949 को कौन सा था, मिति मार्गशीर्ष, मंगसर का महीना, आपने भाषा में बोलो तो मंगसर, मार्गशीर्ष, शुक्ल सप्तमी। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो उसके साथ है विक्रम में संवत 2006। जब मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि ये ईस्वी संवत से 57 साल आगे चलती है। इस दिन इस संविधान को क्या क्या हुआ था वो देखो, अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था। इन संविधान को क्या क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी इस संविधान को स्वीकार किया गया। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना, यानी इस संविधान को लागू किया गया था। आत्मार्पित का अर्थ होता है स्वयं को सौंपना, स्वयं को सौंपना। इस संविधान को स्वयं को हम सौंप देंगे, ये भारत के लोग स्वयं को सौंपेंगे। ये आपकी है प्रस्तावना। अब बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक बताने की कोशिश की है, पूरी बात हमने की है यहाँ पे लगभग सी। अब तक जितने भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बाद में जैसे आपकी क्लास पूरी हो जाए तब लिख सकते हैं। आपको प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे और भी बताऊंगा। तो हमने ये देखा, ये हमारी प्रस्तावना। दोबारा फिर से बोलता हूँ मैं प्रस्तावना को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 को
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। यह है आपकी प्रस्तावना। अब आगे बात करते हैं प्रस्तावना से संबंधित वाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है प्रस्तावना से संबंधित विवाद, उसकी हम बात करते हैं। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसका प्रस्तावना का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, ये न्यायालय के लिए प्रवर्तनीय नहीं है। अब इससे संबंधित दो वाद बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें हम पहले वाद की हम बात करते हैं। सबसे पहले उसे कहते हैं हम बेरुवारी मामला 1960। क्या देखो इसमें, बेरुवारी मामला 1960, यह मामला हुआ था बेरुवारी वर्सेज भारत संघ। देखो बेरुवारी क्या है, बेरुवारी एक जगह है जो बांग्लादेश में पड़ती है। 1960 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था। इस क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, झगड़ा हुआ था, इसको लेकर विवाद था। तो इस मामले में ये बात आई कि भारत एक अखंड देश है, अपने क्षेत्र का अखंडता का ख्याल रखेंगे। उस समय यह मामला आया तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसका भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। अनुच्छेद 368 जो संशोधन करता है वो केवल संविधान में संशोधन करता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक संशोधन की बात करता है, वो इस संविधान की बात कर रहा है। लेकिन प्रस्तावना तो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये बात कही बेरुवारी मामले में 1960 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और उन्होंने कहा संविधान का भाग नहीं है। अब इसे संविधान का भाग नहीं माना गया, तो फिर आगे दोबारा जो अगला विवाद आता है, नेक्स्ट जो विवाद है उसकी हम बात करते हैं। और वो विवाद आता है आपका अगला जो विवाद है वो है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973। बहुत इंपॉर्टेंट विवाद है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यहीं से हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण विवाद था ये विवाद ऐसा विवाद है जिसमें बहुत, आप अगर अनुसूची पढ़ोगे वहाँ पे भी हम इसकी बात करेंगे। आप अगर प्रस्तावना में बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा मौलिक अधिकारों में भी हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसके तहत एक निर्णय दिया गया तो उसकी हम बात करते हैं। तो ये विवाद हुआ 1973 में। केशवानंद भारती एक मठाधीश था, मठ था, और केरल राज्य के बीच में इनको ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था इनके बीच 1973 में। उसको लेकर निर्णय दिया गया, और यहाँ पे हम केवल प्रस्तावना की बात करेंगे। और इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया, उन्होंने सुनाया संविधान का भाग है। देखो अभी हमने बात की 1960 में भाग नहीं है, और यहाँ पे है भाग है। कैसे बताया उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जिस प्रकार आत्मा का संबंध शरीर से होता है, वैसे ही इस प्रस्तावना का संबंध संविधान से है। इसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। ये संविधान का परिचय पत्र है। आत्मा दिखती नहीं, ये भी नहीं दिखता, प्रस्तावना संविधान के साथ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संविधान का भाग है। यहाँ पे संविधान का भाग माना, और भाग मानते हुए कहा कि इसमें सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। भाग मानते हुए क्या कहा कि सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, यानी इसके मूल जो इसके
तत्व हैं या इसकी प्रस्तावना का जो मूल भाव है उसमें किया जा सकता है, यानी इसका जो मूल भाव है उस मूल भाव में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। सकारात्मक रूप से संशोधन कर सकते हो, आप इसका विस्तार कर सकते हो। और इसी निर्णय के तहत निर्णय दिया था, एक सिद्धांत दिया था, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, आधारभूत या मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया? एक सिद्धांत दिया आधारभूत ढांचा, और उन्होंने कहा ये इसका भाग ही नहीं है, इसका एक आधारभूत ढांचा है जिसके ऊपर खड़ा हुआ है। अगर संविधान एक चट्टान है तो प्रस्तावना उसकी नींव है, प्रस्तावना उसकी नींव है, उसके ऊपर टिका हुआ है, उसका आधार है ये। तो आधारभूत या मूल ढांचे का सिद्धांत भी इसी विवाद के तहत आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद के तहत। और इस मामले में ये बहुत बढ़िया मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पीठ, देखो सुप्रीम कोर्ट में अकेला आदमी निर्णय नहीं देता, संवैधानिक पीठ निर्णय देती है। और सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की। सुप्रीम कोर्ट में 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे न्यायाधीश निर्णय देते हैं। अब तक की सबसे बड़ी पीठ इसी मामले में बैठी थी। कितने न्यायाधीशों की बैठी थी? 13 न्यायाधीशों की बैठी थी। और इन 13 न्यायाधीशों में जो मुख्य न्यायाधीश था, जो CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो CJI था SM मित्र, सर मित्र। सर्व मित्र। इस मामले में जो CJI था वो सर्व मित्र थे। तो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन से मामले में बैठी थी? केशवानंद भारती के मामले में बैठी थी। कितने न्यायाधीशों की बैठी थी? 13 न्यायाधीशों की बैठी थी। और कौन सा निर्णय दिया? आधारभूत और मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी बात हम करेंगे जब अनुसूची 9 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम इसकी बात करेंगे। यह आपका प्रस्तावना से संबंधित विवाद, दूसरा विवाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका पूरा नाम है सर्वमित्र सीकरी, SM सीकरी। स्क्रीनशॉट ले में। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो प्रस्तावना में हमने देखा, प्रस्तावना का हमने पूरा बात कर ली, आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रस्तावना। देखो मैं कुछ बातें और बता रहा हूँ प्रस्तावना से संबंधित। देखो प्रस्तावना आपसे पूछा जाए विश्व के कौन से संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था? अमेरिका के संविधान में किया था। दूसरी चीज़, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। बर्कर ने संविधान की इसे की नोट कहा, कुंजी नोट कहा है। एन पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव, सुभाष कश्यप और जवाहरलाल जी नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा बताया है। दोस्तों संविधान की आत्मा 2 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे कहने वाला जो आदमी था वो कौन था? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। यहाँ पे थे ठाकुरदास भार्गव, सुभाष कश्यप और जवाहरलाल जी नेहरू। और आगे हम बात करें KM मुंशी ने इसे बताया क्या? KM मुंशी ने इसे बताया गणतंत्र की जन्म कुंडली, क्योंकि उद्देश्य प्रस्तावों को भी उन्होंने यही बताया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बनी थी, उद्देशिका बनी थी हमारी। तो मेरे हिसाब से आपको ढंग से समझ में आया होगा। बाकी और भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे आप पढ़ना। आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो कोई मैटर नहीं करता। अब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़ें। अगर आप मेरे साथ पॉलिटिक्स पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप बस जितना मैं मेहनत करता हूँ, जितना मैं डिजर्व करता हूँ, आप उतना उपलब्ध कराएं जो हमने बात की। फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखना वीडियो को, दोबारा समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।
और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित, देखो न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, दोनों विवाद मैं बता चुका हूँ। ये विवाद बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा जा सकता है कितने न्यायाधीशों की पीठ बैठी, 13 न्यायाधीशों की। कौन था सीजेआई? सर्वमित्र सीकरी थे। इनमें भी कौन था मुख्य न्यायाधीश? सर्वमित्र सीकरी थे। कौन से सिद्धांत दिया था? आधारभूत या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था? आधारभूत या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। बात कर ली हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, डेमोक्रेसी में भी भारत कैसा है। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक देश है। भारत गणराज्य भी है, रिपब्लिक भी है, क्योंकि हमारा हेड ऑफ नेशन होता है वो निर्वाचित होता है। हमारा हेड ऑफ नेशन हो चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों ही निर्वाचित है अपने। इसलिए भारत लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है। और इसमें मैं बात करूं कि ऐसे भी प्रश्न आया हुआ है, इसे पूछा गया है कि 4 आपको शब्द दिए हैं, जो शुरू के शब्द हैं उनमें दिया गया है 4 शब्द, और उनमें पूछा गया है कि इनका क्रम संविधान में किस प्रस्तावना में किस अनुसार है। इसलिए आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, हम उसकी बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी के समय काल में यह संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। ये इतना बड़ा संशोधन था कि इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है, लघु या मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 58 अनुच्छेद प्रभावित हुए थे। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इस प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है। यह भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार संशोधन हुआ है। वो भी कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जो 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था आपका समाजवाद, दूसरा जोड़ा गया था आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। 3 आपके शब्द जुड़े हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब तक संविधान में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और इस तरह ये तीनों शब्द जुड़े थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली क्लास में।